मैं सुमन श्रीवास्तव आज इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड के अंतर्गत अर्थशास्त्र विषय के अगले पाठ पूर्ण प्रतियोगिता बाजार पर अध्ययन करेंगे। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अध्ययन से पूर्व संक्षेप में पढ़ाए गए पाठ बाजार की पुनरावृत्ति करेंगे ताकि सरलता पूर्वक हम पूर्ण प्रतियोगिता बाजार को समझ सकें। बाजार क्या है बच्चों? बाजार वो शॉपिंग मॉल्स नहीं हैं जिन्हें हम देखते हैं। जहां हम जाते हैं दुकानें हमें खुली मिलती हैं, जहां हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, केवल वही बाजार नहीं है। अगर हम यूं कहें, जहां पर क्रेता विक्रेता हों, जहां पर हमारी आवश्यकताओं या हमारी मांग या हमारी उपयोगिता की वस्तुएं मिलती हो, जिन्हें हम वस्तुगत रूप से विनिमय करते हों या मौद्रिक रूप से विनिमय करते हों, ऐसा स्थान, ऐसी व्यवस्था बाजार कहलाती है। तो इस पूरी प्रक्रिया में बच्चों विनिमय शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। ये विनिमय का माध्यम चाहे किसी स्थान पर हो या घर से ही हो रहा हो तो वो भी बाजार कहलाएगा। तो इस प्रकार संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि बाजार एक ऐसी व्यवस्था है जहां पर एक से अनेक व्यक्ति आपस में विनिमय की प्रक्रिया को अपनाते हैं। अब इसी बाजार को अर्थशास्त्रियों ने कई तरह से वर्गीकृत किया है। समझने के दृष्टिकोण से स्थानीय रूप में, समय के आधार पर इत्यादि आधारों पर बाजार का वर्गीकरण किया है, लेकिन मुख्य रूप से बाजार को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है बाजार का वर्गीकरण। जैसे ये बाजार है, इसको 4 भागों में विभाजित किया गया। पहला है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, दूसरा है अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार, अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार, तीसरा है एकाधिकार बाजार, एकाधिकार बाजार, और बच्चों चौथा है अल्पाधिकार बाजार, अल्पाधिकार बाजार। मुख्य रूप से ये 4 बाजारों का विभाजन किया गया। हम पढ़ेंगे आज पहला बाजार का प्रकार पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। अब हम ये जानेंगे बच्चों कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या है। इसके लिए सबसे पहले अर्थशास्त्रियों ने कहा कि बाजार का यह रूप अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे ये बाजार एक ऐसा बाजार है जिसमें कई विशेषताएं यदि पाई जाएं, तभी इस बाजार को हम पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहेंगे। जैसे अगर ऐसे समझा जाए इसको, पहला क्या विशेषता होनी चाहिए? पहली विशेषता होनी चाहिए कि इसमें जितनी भी वस्तुएं इस बाजार में होंगी समरूप वस्तुएं होंगी, एक जैसी वस्तुएं होंगी, समरूप वस्तुएं। दूसरी विशेषता इसकी क्या है? जितनी भी वस्तुएं होंगी सबकी कीमत समान होगी, यानी समान कीमत। तीसरी विशेषता इसकी क्या होगी? अधिक क्रेता और विक्रेता होंगे, अधिक
क्रेता और विक्रेता। और चौथी विशेषता इसकी क्या होती है इस बाजार की, कि इसमें उद्योग ने पहले से ही मूल्य को निश्चित कर दिया है, मूल्य को निर्धारित कर दिया है, यानी वस्तु की कीमत पहले से ही निर्धारित होती है। यानी उद्योग ने पहले से वस्तु की कीमत बता रखी है, निर्धारित कर रखी है, ताकि सारे फर्म उस वस्तु को उसी कीमत पर बेचेंगे। तो चौथी विशेषता क्या हुई? उद्योग द्वारा पहले से ही कीमत का निर्धारण। अब इतना अगर आपने समझ लिया तो ये समझिए पूर्ण प्रतियोगिता बाजार को आप अच्छे से समझ गए। पूर्ण प्रतियोगिता कैसा बाजार है? ऐसा बाजार जिसमें समरूप वस्तुएं हों। पहली विशेषता क्या है कि जितनी भी वस्तुएं हैं एक जैसी हों। दूसरी विशेषता क्या है? समान कीमत। हर वस्तु जो भी बिक रही है, एक जैसी जो वस्तु, उसकी कीमत एक ही हो। एक विक्रेता जिस कीमत पर बेच रहा है उसी कीमत पे दूसरा विक्रेता भी बेचेगा। तीसरा, अधिक से अधिक क्रेता और विक्रेता हो, या खरीदने वाले ज्यादा होंगे और अधिक से अधिक बेचने वाले होंगे। और चौथी विशेषता हमने आपको बताई कि जिस कीमत पर वो बेचेंगे, यानी जो फर्म या जो विक्रेता वस्तु को बेच रहा है वो कीमत का स्वीकारक होगा, स्वीकार करने वाला होगा, निर्धारक नहीं होगा। निर्धारक पहले से ही निर्धारण वस्तु की कीमत का कर चुका होगा, यानी उद्योग की वस्तु की कीमत का निर्धारण पहले से ही कर चुकता है। तो ऐसी विशेषताएं जब किसी बाजार में पाई जाती हैं तो उसको कहते हैं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। साथ ही बच्चों इसमें 2-3 विशेषताएं और होती हैं। वो क्या है? पांचवी विशेषता अगर हम लेके चलें तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो मांग की लोच होती है वो पूर्णतः लोचदार होती है। यदि आपने मांग पाठ पढ़ते समय पूर्णतः लोचदार मांग की श्रेणी को पढ़ा था तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि पूर्णतः लोचदार मांग का यहाँ क्या अर्थ है। तो इसकी पांचवी विशेषता क्या होती है कि इसकी मांग वक्र रेखा जो होती है, मांग रेखा जो होती है वो पूर्णतः लोचदार होती है। छठवीं विशेषता क्या होती है? इसमें जो भी फर्म आता है वो स्वतंत्र होता है। वो जब भी चाहे उस फर्म में आ सकता है, सामान को बेच सकता है, उसके बाद जब भी चाहे वो फर्म से निकल भी सकता है। एक इसकी शर्त ये भी होती है। सातवीं विशेषता इसकी क्या होती है? इसमें जो परिवहन लागत लगता है सामान ले आने ले जाने का, ये लागत का अभाव पाया जाता है। यानी चूंकि विक्रेता इतने पास इतने ज्यादा संख्या में होते हैं कि साधनों का गतिमान होना इसमें नहीं पाया जाता है, या ना के बराबर पाया जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में हम ये कहते हैं कि इसमें साधनों का गतिमान जो लागत होती है उसका अभाव होता है। अब दीर्घ काल में फर्म को सामान्य लाभ मिलता है। जब ये सारी विशेषताएं किसी भी बाजार में पाई जाए तो उसको कहते हैं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। तो इस प्रकार ये पूर्ण प्रतियोगिता बाजार को हम बाजार का एक रूप मानते हैं जिनमें ये निम्न विशेषताएं होती हैं। अब हमने आपको बताया कि इसकी मांग रेखा पूर्णतः लोचदार होती है। तो संक्षेप में हम इसको भी समझा दें आपको कि मांग रेखा कैसे लोचदार होती है, तो थोड़ा सा आप इसको समझ लें तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे ये Y है, ये X रेखा है। बच्चों हम आपको बता दें, जब भी अर्थशास्त्र में कोई भी वक्र रेखा चित्र का प्रयोग किया जाता है तो फ्री हैंड से करते हैं। कोई जरूरी नहीं कि आप स्केल का ही प्रयोग करें, पेंसिल का ही प्रयोग करें। जिस पेन से या जिससे आप लेखनी से आप उत्तर लिख रहे हैं उसी से ही आप ग्राफ को बना सकते हैं, रेखा चित्र बना सकते हैं। तो Y अक्ष पर हमने कीमत दिखाया और ये हमारा हो गया मांग
और पूर्ति वक्र, मांग और पूर्ति वक्र हो गए। एक्स अक्ष पर हमने वो एक्स अक्ष पर मांग और पूर्ति दिखाया। अब चूंकि प्राइस पहले से फिक्स है, उद्योग पहले से ही कीमत का निर्धारण कर चुका है, फिक्स है, तो इसी कीमत पर वस्तु की मांग बढ़ेगी अगर उसके लिए उपयोगी होगा, और या घटेगी। तो बढ़ना और घटना, मांग जितना भी बढ़ेगी लेकिन एक ही कीमत पर मांग का बढ़ना या घटना होगा। तो इस प्रकार स्पष्ट होता है कि पूर्णतः लोचदार मांग वक्र पाया जाता है। तो इस प्रकार बच्चों हमने जाना कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या है और वो किन किन विशेषताओं से पूरा होता है, और क्या क्या विशेषताएं उसमें हों तो हम उसको पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कह सकते हैं। तो संक्षेप में अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि वह बाजार जिसमें निम्न शर्तें या निम्न विशेषताएं पूरी हो रही हो। पहला, क्रेताओं एवं विक्रेताओं की अधिक संख्या हो, समरूप वस्तु का उत्पादन हो, वस्तु की समान कीमत हो, बाजार की पूर्ण जानकारी हो, फर्म का प्रवेश एवं बहिर्गमन स्वतंत्र हो, उत्पादन के माध्यम पूर्णतः गतिशील हो, फर्म कीमत स्वीकारक हो और उद्योग कीमत निर्धारक हो, फर्म का मांग वक्र पूर्णतः लोचदार हो, परिवहन लागतों का अभाव हो, दीर्घकाल में फर्म को सामान्य लाभ प्राप्त हो। तो जब ये सारी विशेषताएं जिस बाजार में पाई जाती हैं उसको कहते हैं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। अब हम ये जानना चाहेंगे बच्चों कि आप ये बताएं कि जिस बाजार को आप देखते हैं क्या ये समस्त शर्तें पूरी होती हैं? मुख्य 4 शर्तें तो हमने सीधी सीधी बताई कि समान वस्तुओं का उत्पादन हो। क्या ऐसा होता है कि एक जैसी समरूप वस्तुएं, एक आकार की, एक तरह की समान वस्तुएं हों? दूसरा, क्या सबकी कीमत एक ही विक्रेता एक ही कीमत पर बेचता है? क्या सबकी मांग और सबकी पूर्ति के अनुसार एक समान होता है? क्या एक ही वस्तु के लिए अधिक से अधिक संख्या में क्रेता और विक्रेता होते हैं? इन जितनी विशेषताओं पर अगर आप ध्यान दें, क्या साधन लागतों में अभाव होता है? साधन लागतों में परिवहन का, ये अगर सारी चीजें हम देखें तो क्या ये सारी चीजें संभव हैं? तो इस प्रकार बच्चों हम पाते हैं कि यदि हम उनकी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की संपूर्ण शर्तों को देखते हैं तो सारी शर्तें हमको बाजार में यथार्थ में या वास्तव में दिखाई नहीं देती हैं। तो अर्थशास्त्रियों ने माना कि ऐसा बाजार एक काल्पनिक बाजार होता है, एक कल्पना मात्र है, क्योंकि ऐसा संभव नहीं होता कि एक जैसी वस्तुएं हों, एक जैसी सामान पे कीमत पे बिक रहा हो, उसमें परिवहन की लागत ना लग रही हो, इत्यादि इत्यादि जितनी विशेषता हम बताएं सबका अभाव हम पाते हैं बाजार में। संपूर्ण रूप से वो हमें दिखाई नहीं देता। तो ऐसी स्थिति में इसको एक काल्पनिक बाजार के रूप में माना गया है। तो ये है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। बच्चों ये बता दें हम आपको कि उत्तर प्रदेश बोर्ड में आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत परीक्षा में इस पूर्ण प्रतियोगिता बाजार से काफी प्रश्न, चाहे वो लघु उत्तरीय हों, चाहे वो वस्तुनिष्ठ हों, चाहे वो विस्तृत उत्तरीय हों, निश्चित रूप से आते हैं। तो इसलिए इस बाजार का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। जब तक आप इसके कॉन्सेप्ट पे कॉन्फिडेंट नहीं होंगे कि पूरी तरह से आपको, जब तक इस बाजार के बारे में जानकारी नहीं होगी, आप इससे संबंधित जितने